तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रैग्नार टेरा टेक्ट्रा के साथ भिड़ने के लिए चला गया था और वहीं पे जोरा ने अपनी पूरी आर्मी के साथ इन लोगों के कैंप के ऊपर हमला कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि स्टालिया ने पहले ही यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया था ताकि वो लोग ड्रैगन को रोक सकें, लेकिन उन लोगों की उम्मीद के परे वहाँ से ड्रैगन्स तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ इंसान बाहर निकलते हैं जिनको जोरा ने अपने कंट्रोल के अंदर ले रखा था। हालांकि क्रिम्सन ने आइजैक को पहले ही बता दिया था कि वो सभी ज़ॉम्बीज की तरह होंगी, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होंगे। लेकिन जब एक छोटी बच्ची आइजैक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तब आइजैक उसके ऊपर अपनी तलवार नहीं चला पाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे स्टार्लिया आती है जो कि अपनी साइकिक पावर्स के साथ उन सभी लोगों को मार देती है और अपनी टीम को समझाती है कि वो सभी पहले से ही कैदी हैं। अगर वो लोग यहाँ पे एक कदम के लिए भी पीछे हटेंगे तो वो सभी लोग मारे जाएंगे और अगर वो लोग इन लोगों को नहीं मार पा रहे हैं तो फिर स्टार्लिया उन्हें मार सकती है और उसे इन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं होगी। स्टार्लिया की वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग इंसान नहीं है, उनके दुश्मन हैं। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो भी इंसान उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्हें मार देते हैं। इसके बाद स्टार्लिया अपने कुछ लोगों को लेती है, जिसके बाद वो जोरा के ऊपर अटैक करने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हम लोग जोरा को देखते हैं और उसे उसकी एबिलिटी से पता चल चुका था कि स्टार्लिया उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। फिर हम लोग रैग्नार और टेरा टेक्ट्रा की फाइट के बीच में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि टेरा टेक्ट्रा के पास ब्लड लाइन का जरा सा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके पास जो ह्यूमन सोल्जर का एक्सपीरियंस था वो उसकी मदद से ही अपनी फाइट्स को जीतता है। हम लोग देखते हैं कि रैग्नार और टेरा टेक्ट्रा जबरदस्त टक्कर के साथ एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लेकिन रैग्नार के अटैक टेरा टेक्ट्रा के ऊपर जरा सा भी असर नहीं डाल रहे थे और उसके ऊपर सिल्वर का भी असर नहीं हो रहा था। और वहीं पे टेरा टेक्ट्रा अपनी आग का इस्तेमाल करके रैग्नार को खुद से दूर रख रहा था। जैसा कि हमें पता है कि रैग्नार ने पहले ही अपनी आधी ताकत को सभी लोगों की शॉर्ट्स के अंदर सिल्वर लाइन डालने के लिए यूज कर लिया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने वाले थे, जहाँ पे टेरा टेक्ट्रा अपनी मेगा फायर कैनन का इस्तेमाल करने वाला था और रैग्नार अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल अपनी शॉर्ट के अंदर डाल देता है, जिससे रैग्नार की शॉर्ट सिल्वर 9 से भर जाती है और वो दोनों ही अटैक बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होके स्टार्लिया पे आ जाता है, जहाँ पे स्टार्लिया अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाली थी। जैसा कि हमें पता है कि स्टार्लिया किसी भी चीज की ऑरा को देख सकती है, तो फिर स्टार्लिया अपनी ऑरा की मदद से पूरे फॉरेस्ट को भी देख सकती थी और ऐसा करने के लिए वो एरियल यूनिट को भेज देती है जो कि आसमान में उड़ते हुए जोरा को ढूंढेंगे। हम लोग देखते हैं कि जोरा को इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि जोरा की आंखें हर जगह पे फैली हुई हैं, जहाँ तक ड्रैगन वेन्स फैली हुई हैं और जरा इन्हीं आंखों की मदद से स्टार्लिया के हर कदम के ऊपर नजर रखे हुए था। हम लोग देखते हैं कि ग्रह और हेस्ला दोनों अपनी आंखों से सब कुछ चीजों का पता लगाते हैं और यहाँ पे स्टार्लिया को बता देते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्टार्लिया और उसके लोगों ने इंसानों की 300 वाली लहर को आसानी के साथ रोक लिया था, जो कि जोरा की पहली चाल थी और जोरा भी इन सभी चीजों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जोरा को जैसे ही टेरा टेक्ट्रा और रैग्नार के धमाके की आवाज सुनाई देती है तो फिर वो टेरा टेक्ट्रा से पूछता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है। टेरा टेक्ट्रा आगे से बताता है कि सब कुछ ठीक है और वो लोग जीत भी चुके हैं और हम लोग देखते हैं कि रैग्नार हार चुका था और वो बेहोश हो गया था और वहीं पे स्लाइम उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जोरा टेरा टेक्ट्रा से पूछता है क्या रैग्नार कहीं रीपर तो नहीं है जिसने अल्टीमेटिया के ऊपर हमला किया था। टेरा टेक्ट्रा आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं है, वो बंदा तो अपनी शॉर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन टेरा टेक्ट्रा ये चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद टेरा टेक्ट्रा रैग्नार के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन जब वो अपना पैर उठा के देखता है तब रैग्नार वहाँ से गायब हो चुका था और रैग्नार की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ना चाहता था। लेकिन उसी टाइम पे छोटे मोटे ड्रैगन्स रैग्नार के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन रैग्नार एक ही बार में उन सभी को मार देता है और वो टेरा टेक्ट्रा से कहता रहता है कि अभी तक फाइट खत्म नहीं हुई है। लेकिन टेरा टेक्ट्रा वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम हार चुके हो, लेकिन तुम हारते नहीं अगर तुम्हारा वेपन तुम्हारी ताकत के साथ टिक पाता, क्योंकि जब रैग्नार ने अपनी सिल्वर 9 को रिलीज किया था उस शॉट के अंदर तब उसकी शॉट टूट चुकी थी और शायद इसी वजह से टेरा टेक्ट्रा बच गया था। रैग्नार इसी तरह से छोटे मोटे ड्रैगन्स के साथ लड़ते रहता है, लेकिन ज्यादा थक जाने और कमजोर होने की वजह से एक टाइम पे वो लड़ नहीं पाता है और कई सारे ड्रैगन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसी टाइम पे सिन आगे बढ़ता है और वो रैग्नार की मदद करता है उन सभी ड्रैगन्स को मारने के लिए और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है। उसी टाइम पे
वहाँ पे ग्रम आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि अभी लड़ने का समय नहीं है, उन्हें एनिमीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसी टाइप में 3 बड़े ड्रैगन उन तीनों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो तीनों ही एक साथ आगे बढ़ के उन तीनों को मार देते हैं। हम लोग आइजक की साइड को देखते हैं तो फिर वहाँ पे इंसान खत्म होके ड्रैगन्स आ गए थे और वो उनके साथ फाइट कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ स्टालिया अपनी फॉर्मेशन बिछाने की कोशिश कर रही थी और वो तीनों ही अपनी अपनी साइड से बेहद कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छे से फाइट कर सके। रैग्ना सिन से कहता है कि उसे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, वो अकेले इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता था, लेकिन उसी टाइम पे वो फिर से नीचे गिर जाता है। सिन आगे बढ़ता है और ड्रैगन को मार के रैग्ना से कहता है वो सभी लोग यहाँ पे एक साथ ड्रैगन्स को मार के उनके मज्जी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो सभी लोग यहाँ से भाग सकें। लेकिन रैग्ना जिद पे अड़ा हुआ था कि वो सब कुछ अकेले करना चाहता है, लेकिन सिन आगे से कहता है कि अगर वो लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो मारे जाएंगे और वो लोग छुप के नहीं बैठ सकते हैं। जिसके बाद सिन वहाँ से जाते हुए रैग्ना से कहता है कि उसने उसे 9 बार चैलेंज किया है और वो 7 बार हारा है, लेकिन 2 बार वो जीतने की कोशिश कर चुका था और शायद से किसी दिन वो रैग्ना को हरा भी सकता है, इसीलिए वो कोशिश करते रहेगा। हम लोग देखते हैं कि रैग्ना जब सिन की आंखों में देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि सिन उसकी बात नहीं मानेगा। जिसके बाद हमें वॉर के कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टालिया ने उन लोगों से कहा था कि वो लोग मैजिक को इकट्ठा करेंगे और सब लोग यहाँ से सही सलामत सिविलियंस को लेके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सिंह आगे बढ़ता है और वो स्टालिया से कहता है कि वो ड्रैगन्स को मारना चाहता है, न कि कायोरो की तरह छुपना चाहता है। स्टालिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि उसने अभी तक कितने ड्रैगन्स को मारा है, जिसपे सिन आंकड़ा बताता है। तो फिर स्टालिया उससे पूछती है क्या उसने सुपीरियर ड्रैगन्स को मारा है, जिसपे सिन आगे से कुछ भी नहीं कह पाता है। तो फिर स्टालिया उसके सर के ऊपर घूंसा मारती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है कि वो सभी ड्रैगन्स को मारना चाहती है, उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें जिंदा रहना होगा। स्टालिया उन्हें बताती है कि वो यहाँ से निकलने के बाद सोलारियंस को ज्वाइन करने वाली है ताकि वो उन सभी लोगों को सेफ्टी दे सके। इसीलिए उन सभी लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लोग फ्यूचर में ताकतवर होंगे और उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। जिसके बाद हम लोग सिन को स्टालिया के कैंप के एक स्वॉर्ड मास्टर के साथ देखते हैं जो कि सिन से कहता है कि अगर उसे ताकतवर होना है तो फिर उसे जिंदा रहना होगा, जिससे सिन को समझ में आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। हम लोग देखते हैं सिन और रैग्ना एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पे इस बार सिन ने रैग्ना को हरा दिया था। जिसके बाद सिन रैग्ना से कहता है कि वो लोग यहाँ पे ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि उन्हें मारना चाहते हैं और वो लोग या तो भाग सकते हैं या फिर सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए रैग्ना को यहाँ पे एक हीरो की तरह एक्ट करना चाहिए, न कि किसी लूजर की तरह। इसके बाद वो तीनों मिलके वहाँ पे जितने भी ड्रैगन्स थे उन सभी को मार देते हैं और वहीं पे ग्रम पूरी तरीके से मोटिवेटेड था फाइट करने के लिए। वहीं पे सिन की नजर स्लाइम के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद स्लाइम भाई सिन के साथ चला जाता है रैग्ना को छोड़ के। और वहीं पे हम लोग स्टालिया को देखते हैं जो कि अपनी फॉर्मेशन को बिछा लेती है और वो जोरा से कहती है कि अगर जोरा जंगल को अपना इलाका बना सकता है तो फिर स्टालिया अपने बैरियर के साथ इस जगह को अपना इलाका बना सकती है। जिसके बाद हम लोग मजोरका की टीम को देखते हैं, यानी कि फूसिट की टीम को, और उन लोगों ने सक्सेसफुली मैजिक सर्कल बना लिया था और उन्हें बस ड्रैगन ब्लड की जरूरत थी ताकि वो उसे एक्टिवेट कर सके। और अब उन लोगों को बस ड्रैगन ब्लड की जरूरत थी ताकि वो मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करके यहाँ से भाग सके। वहीं पे हम लोग जोरा को देखते हैं और उसको भी इस प्लान के बारे में पता चल चुका था। जिसके बाद जोरा अपने ऑरा को फैलाते हुए आगे से कहता है कि उसके पास भी कुछ छोटे मोटे प्लान्स हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्टालिया किसी भी क्रिएशन से ऑरा को निकलते हुए देख सकती है, लेकिन ड्रैगन्स के साथ ऐसा केस नहीं था। ड्रैगन्स ऑरा को बाहर ही नहीं निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टालिया उन्हें देख नहीं सकती है। ड्रैगन्स जब अपीयर होते हैं तब वो अपने साथ एक घना काला ऑरा लेके आते हैं, लेकिन इस समय में जो जंगल है वो पूरी तरीके से घने काले ऑरा में फंसा हुआ है, इसीलिए स्टालिया चाह के भी किसी भी ड्रैगन के ऊपर नजर नहीं रख सकती थी। और क्योंकि जोरा को पहले से ही इन लोगों का प्लान पता था कि ये लोग मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके लोगों को टेलीपोर्ट करने वाले हैं, इसीलिए जोरा ड्रैगन्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था, वो वहाँ पे इंसानों का इस्तेमाल कर रहा था उनके बेस के ऊपर हमला करवाने के लिए। और वो ड्रैगन्स का यूज स्टालिया के ट्रूप के ऊपर हमला करने के लिए कर रहा था जो कि जंगल के अंदर फंसे हुए हैं। उसी टाइम पे कई सारे ड्रैगन्स एक साथ स्टालिया की फॉर्मेशन के ऊपर हमला करते हैं। स्टालिया अपने ऑरा का इस्तेमाल करती है और वो आसानी के साथ उनके हमले को ब्लॉक कर लेती है। उसी टाइम पे हम लोग क्रिस को देखते हैं और
उसके पास कई सारे ब्लैक कलर के एनर्जी बॉल आ जाते हैं। क्रिस तुरंत समझ जाता है कि ये ड्रैगन की कोई चाल है, इसीलिए वो जल्दी से उनके ऊपर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह से कई सारे ड्रैगन्स स्टालिया की फॉर्मेशन के अंदर घुसते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी सोल्जर्स एक साथ उनका मुकाबला करके उन्हें रोकते रहते हैं। ऊपर की तरफ जो एरियल यूनिट था उनका सामना करने के लिए वहाँ पे कई सारे उड़ने वाले ड्रैगन्स थे जो कि हवा में टर्नेडो को बना के उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे और वो नीचे की तरफ उनकी मदद नहीं कर सकते थे। और ये सभी ड्रैगन्स मेच्योर ड्रैगन थे। इसका हिसाब इस हिसाब से लगा लो कि 10-15 इलाइट्स मिलके एक मेच्योर ड्रैगन को मार पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सभी मेच्योर ड्रैगन्स थे। उसी टाइम पे एक ड्रैगन फिर से उनकी फॉर्मेशन के ऊपर हमला करता है, तो फिर स्टालिया उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है, लेकिन वो ड्रैगन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। जोरा को ये भी पता चल जाता है कि इन लोगों का मैजिक सर्कल 2 किलोमीटर एरिया के अंदर भाई ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जोरा को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता है कि अनडेवलप्ड कंट्री इस तरह के मैजिक सर्कल को बना सकती है। उसी टाइम पे उसे नेबुलिन की बातें याद आती हैं कि नेबुलिन ने वहाँ पे एक औरत को देखा था जिसके बाल सफेद थे और उसने काले कलर की ड्रेस को पहन रखा था, और यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिनको जोरा ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जीतना तो इन लोगों को था ही, और जीतने के लिए जोरा को बस एक ही काम करना था कि मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करना था, और इसके लिए इन लोगों को बेस के ऊपर कब्जा करना है। उसी टाइम पे हम लोग बेस के हाल देखते हैं तो फिर वहाँ पे हालात बिल्कुल भी सही नहीं थे। कई सारे सोल्जर जो कि फ्रंट लाइन पे खड़े थे वो भाई एक ही झटके में मारे जा रहे थे, और आइजक को पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हालांकि आइजक ने उनके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो सभी अचानक से मारे जाते हैं और वहाँ पे बस खून उछलता है। आइजक को पता नहीं था कि ये सभी कैसे मर रहे हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वजह थी जो कि सामने बैठा हुआ एक सफेद ड्रैगन था। हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन कुछ भी नहीं करता है, लेकिन एक ही झटके में जो बैरियर वहाँ पे लगा हुआ था वो गायब हो जाता है। इसके बाद आइजक अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो सभी लोग पीछे हट जाए और सेकंड लाइन वाले लोग काम शुरू कर दें। आइजक को पक्का यकीन था कि ये कोई मेच्योर ड्रैगन है, क्योंकि इतना शक्तिशाली सिर्फ एक मेच्योर ड्रैगन हो सकता है। लेकिन उसी टाइम पे आइजक को क्रिम्सन की बात याद आती है कि अल्टीमेटिया टाइम को कंट्रोल कर सकती है, और अल्टीमेटिया अपनी पावर को अपनी ब्लड लाइन के हर किसी स्पीसीज के साथ शेयर कर सकती है, यानी कि कोई भी ड्रैगन अल्टीमेटिया की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। जिससे आइजक को समझ में आ जाता है कि मेच्योर ड्रैगन यहाँ पे टाइम का यूज कर रहा है। फिर जब सेकंड लाइन के लोग उस ड्रैगन के ऊपर ब्लड से शूट करते हैं, तब वो ड्रैगन बिल्कुल अल्टीमेटिया की तरह टाइम को कुछ समय के लिए रोक देता है और उन सभी सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उन सभी को मार देता है। आइजक भी अटैक की वजह से पीछे जाके गिरता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये ड्रैगन सच में अल्टीमेटिया की तरह ही टाइम को कंट्रोल कर सकता है। कई सारे लोग आइजक के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि अब क्या करें। उसी टाइम पे वो ड्रैगन भाई टाइम का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी लोगों को मार देता है। आइजक अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग किसी ऐसे से कैसे जीत सकते हैं जिसके ऊपर नियम ही नहीं काम करते हैं, लेकिन तभी आइजक को स्टारले के बारे में याद आता है और वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे आइजक को पता चलता है कि ये जब भी टाइम को रोकेगा तो इसके लिए कुछ टाइम का गैप तो होगा ही। आइजक इसी बात का फायदा उठाता है और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। ड्रैगन फिर से भाई टाइम को रोकता है, लेकिन आइजक उसी टाइम के बीच में ही अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दरअसल क्रॉप्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इतने ज्यादा इनफ शक्तिशाली हैं, बंदूक से निकली हुई गोली तक को देख सकते हैं, और इतना टाइम आइजक के लिए काफी था, और वो इतने ही टाइम के बीच में ड्रैगन के सीने के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। यहाँ तक कि वो ड्रैगन भी पीछे हट जाता है आइजक के हमले की वजह से। वो ड्रैगन फिर से वहाँ पे हमला करने वाला था। उसी टाइम पे वहाँ पे क्रिम्सन आता है और वो बिल्कुल अल्टीमेटिया की तरह उस ड्रैगन से कहता है कि चुपचाप रुक जाओ। उस ड्रैगन को एक झटके में पता चल जाता है कि ये अल्टीमेटिया नहीं है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था कि वो कैसे रुक गया। खैर उसी टाइम पे क्रिम्सन वहाँ पे आता है और वो अपने एक वेपन को उस ड्रैगन की तरफ फेंकता है। वो ड्रैगन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कोई गेंद वेंद है क्या, लेकिन वो वेपन जैसे ही उसके पास पहुंचता है तब उसके अंदर से इतनी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है कि वो बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह था, इसीलिए वो ड्रैगन जल के वहाँ पे मारा जाता है। इसके बाद जो टाइम वहाँ पे रुका हुआ था वो फिर से चालू हो जाता है। क्रिम्सन आइजक को बताता है कि उसने उसमें जो ड्रैगन को मार दिया है, और आइजक उन लोगों से पूछता है कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। क्रिम्सन आगे से बताता है कि वो लोग यहाँ पे सारी चीजों को क्लियर कर चुके हैं और वो डिफेंस को मजबूत करने वाले हैं। उसी टाइम पे आइजक को अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई क्रिम्सन ने लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश किया है और वो इन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो गए हैं, और उनके पास गन्स भी थी। हालांकि आइजक को इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन क्रिम्सन के आगे उसकी एक नहीं चलती है और क्रिम्सन उसे मना लेता है।
और क्रिम्सन यहाँ पे हिप्नोटाइज लोगों का इस्तेमाल हिप्नोटाइज लोगों को मारने के लिए करने वाला था। उसी टाइम पे हम लोग एक और मिच्योर ड्रैगन को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड एरिना से होते हुए डायरेक्ट उस जगह के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था जहाँ पे फूसी ने और उसकी टीम ने उस मैजिक सर्कल को बनाया हुआ है। खैर वो भाई ड्रैगन आगे चलते हुए जा तो रहा था, लेकिन रास्ते के बीच में उसे स्टालिया का बैरियर मिल जाता है और वो बेचारा ड्रैगन उसी से टकरा जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर फूसी के ऊपर पड़ती है और वो फूसी से कहता है मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ पे मैजिक सर्कल है। लेकिन फूसी आगे से अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे नींद की जरूरत है, इसीलिए तुझे जल्दी मरना पड़ेगा। इसके बाद हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टालिया इन लोगों के पास आई थी, तो इन लोगों ने भाई साफ कह दिया था 17,000 इन्फेरियर ड्रैगन लगेंगे मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करने के लिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे फंसे रहेंगे। इसीलिए स्टालिया उसके ऊपर चिल्लाने लगी थी, ये कहते हुए कि तुम्हें ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था, हमें तो पूरी सेना खत्म करनी पड़ेगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन फूसी स्टालिया से कहता है कि तुम लोग आराम से लड़ाई करो, मैं तो चैन की नींद लूंगा। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फूसी ने आसानी के साथ उस ड्रैगन को भाई मार दिया था और उसके सीने के अंदर कई सारे स्पाइक्स को घुसा दिया था। और वह बेचारा ड्रैगन फूसी से कहता है कि तुम लोगों को इंसान होने का अधिकार छोड़ देना चाहिए। दरअसल में पता है कि फूसी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और वो भाई मैजिक को ड्रैगन से डायरेक्ट भाई एब्जॉर्ब भी कर सकता है और फूसी इसी तरह से उस ड्रैगन की सारी मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मजोरका आती है जो कि भाई फूसी के ऊपर तलवार मार के उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि जब भी फूसी किसी ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करता है तब वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। इसीलिए फूसी की टीम वाले उसे शॉट से मार के उसे फिर से ठिकाने पे लाते हैं। खैर फूसी फिर से खड़ा होता है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, लाठी मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सभी इल्जाम मजोरका के ऊपर लगा देते हैं कि मजोरका ने उनसे ये करने के लिए कहा था। इसके बाद फूसी मजोरका के पास जाता है और उसके गालों को खींचने लगता है। उसी टाइम में वहाँ पे क्रिम्सन आता है और वो इस बात को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि फूसी ने अकेले ही उस ड्रैगन को संभाल लिया। इसीलिए क्रिम्सन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इन लोगों को कंट्रोल कर सकूं तो फिर ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पेड़ों वाला ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर रहा था, तो फिर क्रिम्सन के साथ जितने भी सिविलियन थे वो सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। जिसके बाद वो सभी भागते हुए सर्कल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर ये सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी बीच फूसी क्रिम्सन से पूछता है कि सिविलियन उसके साथ क्या कर रहे हैं, जिसपे क्रिम्सन आगे से कहता है कि वो बाद में बता देगा। फिर हम लोग स्टालिया की साइड को देखते हैं तो फिर वहाँ पे हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे। कई सारे ड्रैगन्स इकट्ठा हो गए थे और वो एक साथ स्टालिया के बैरियर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एरियल यूनियन के जितने भी लोग थे वो सभी धीरे धीरे करके कम हो रहे थे। हमलों की वजह से वो सभी कमजोर होते जा रहे थे। उसी टाइम पे स्टालिया के कुछ लोग ऊपर से हमला करते हैं और आसपास जितने भी ड्रैगन थे जो कि बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर हमला करके उन सभी को एक एक करके मार देते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा ड्रैगन क्रिस्टल बॉल की मदद से जोरा से बात कर रहा था और वो साथ ही में कई सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल भी कर रहा था। उसी टाइम पे क्रिस आगे बढ़ता है और उसके ऊपर घूंसा मार के उसे कुचल देता है। यहाँ तक कि जोरा ने भी कभी भी नहीं सोचा था कि स्टालिया अपने लोगों को ही आसमान से एक कैनन की तरह नीचे फेंकेगी। लेकिन जोरा को एक बात समझ में आ जाती है कि जितना ज्यादा पागल मास्टर होगा उतना ज्यादा उसके पागल सोल्जर होंगे। हम लोग देखते हैं कि स्टालिया फिर से उसी मूव का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे एक ड्रैगन उसके ऊपर पीछे से हमला करता है और स्टालिया उससे डायरेक्ट हिट होती है और वो बेहद बुरी हालत में घायल हो जाती है। जोरा अपने मन के अंदर सोचता है कि स्टालिया ने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, लेकिन बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ये नामुमकिन है कि वो लोग उसे हरा सके। लेकिन उसी टाइम पे जोरा को पता चलता है कि पीछे की तरफ जो 3000 सेना थी वो भाई बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि पीछे की तरफ से ग्रम, सिन और ड्रैगन तीनों भाई सामने से जितने भी ड्रैगन आ रहे थे उन सभी को मारते हुए लगातार आगे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इतने टाइम तक फाइट करने के बावजूद भी तीनों भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार फाइट करते हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि वो दोनों इस बात से काफी हैरान हो चुके थे कि रैग्नार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, जबकि वो तो सांस लेने के लिए भी नहीं रुक रहा था। हम लोग रैग्नार को देखते हैं और ज्यादा भागने और थकान की वजह से उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। रैग्नार की पूरी बॉडी दर्द में कर्रा रही थी, लेकिन वो फिर भी चलते हुए जा रहा था और उसके मन के अंदर बस एक ही बात चल रही थी कि उसे हर किसी को खुद से ही बचाना है, इसीलिए वो यहाँ पे रुक नहीं सकता है। उसी टाइम में सिन फिर से रैग्नार को जगाता है और उससे कहता है कि उसे हीरो की तरह एक्ट नहीं करना है, नहीं तो वो मारा जाएगा। उसी टाइम पे रैग्नार को उसके ओल्डर सेल्फ की बातें याद आती हैं कि वो हमेशा जिंदा बचता है, इसीलिए
इसलिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रह सकता है जो कि मरेंगे नहीं या फिर उन्हें मरने से डर नहीं लगता है। उसी टाइम पे कई सारे ड्रैगन्स एक साथ उन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रैग्ना इस बार आगे बढ़ता है और वो एक ही बार में सभी ड्रैगन्स को मार देता है। ग्रम और सिन इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रैग्ना मरने की कगार पे था, लेकिन इसके बावजूद उसकी टेक्निक्स और एबिलिटी बढ़ते हुए जा रही थी। रैग्ना को भी ऐसा फील होता है कि वो अपने ओल्डर सेल्फ के और भी ज्यादा करीब आ चुका है और वो फिर से नर्क में जाने वाला है। समय के साथ साथ रैग्ना भी लगातार ताकतवर होते जा रहा है। वो अपनी सिल्वरलैंड बैटल एड्स को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि वो किसी को बिना पता चले ही उनका यूज कर ले रहा है और रैग्ना इसी तरह से ही कई सारे मॉन्स्टर और ड्रैगन्स को मारते हुए जा रहा था। जितने भी ड्रैगन्स उसके सामने आते हैं रैग्ना उन्हें एक ही झटके में मार देता है। इधर हम स्टालिया को देखते हैं जो कि बेहद घायल हो चुकी थी और कई सारे ड्रैगन्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसी टाइम पे वहाँ पे क्रिस आगे आता है जो कि स्टालिया को बचाता है और सभी ड्रैगन्स को मार देता है। क्रिस देखता है कि स्टालिया काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा घाव हो गया था, लेकिन स्टालिया फिर भी अपने प्लान को कंटिन्यू रखना चाहती थी। तो फिर क्रिस उसे उठा लेता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जोरा ने जो ड्रैगन्स बेस के ऊपर हमला करने के लिए भेजे थे उनको तो उन लोगों ने काफी जल्दी मार दिया था, जिससे जोरा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और साथ ही में एरियल यूनिट अभी भी लगातार फाइटिंग करते हुए जा रही थी और ड्रैगन्स को मार रही थी। हमें पता चलता है कि जोरा का प्लान ये था कि वो टेरा ट्रेक्ट्रा की मेगा कैनन का यूज करेगा और एक ही बार में उस पूरे बेस को उड़ा देगा और ऐसा करने के लिए उन्हें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर टेरा ट्रेक्ट्रा का मेगा कैनन ब्लास्ट वो रेडी हो जाएगा और इसी बीच में स्टालिया का भी खेल जोरा अपने हाथों से खत्म कर देगा, जिसके बाद उन दोनों का मिशन खत्म हो जाएगा और वो वापस जा सकते हैं। उसी बीच हम लोग रैग्ना की टीम को देखते हैं और वो लगातार ड्रैगन्स को शिकार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि सिन को भी ये महसूस हो रहा था कि रैग्ना लगातार ताकतवर होते जा रहा है। भले ही वो कुछ टाइम पहले कमजोर था, लेकिन अचानक से उसकी ताकत फिर से बढ़ने लगी है। ग्रम भी अपने मन के अंदर सोचता है कि रैग्ना अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, लेकिन इसके बदले में उसे लगातार ताकत मिलते हुए जा रही है और इसी के साथ वो दोनों भी लगातार भाई फाइट्स करते हुए जा रहे थे और अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे जोरा मिच्योर ड्रैगन को रिलीज करती है उन तीनों के ऊपर और इन तरह के ड्रैगन्स को भाई 10th सीट के ड्रैगन से रिसीव किया गया था और इन ड्रैगन्स के पास एक खास तरह की मैजिकल पावर होती है कि ये एयर यानी कि हवा और ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपने शिकार को चुन सकते हैं। फिर वो मैच्योर ड्रैगन आगे बढ़ता है और वो रैग्ना के चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे रैग्ना धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लगता है, यानी कि वो भाग नहीं सकता था। फिर वो मैच्योर ड्रैगन अपना मुंह खोल के रैग्ना को खाने ही वाला था। उसी टाइम पे रैग्ना की स्पीड फिर से बढ़ जाती है और वो एक ही बार में उसे मार गिराता है, जिसके साथ उसे के ऊपर 3 मैच्योर ड्रैगन फिर से हमला करते हैं, लेकिन रैग्ना उनको भी एक ही बार में मार गिराता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से वो फिर से काफी थक जाता है और एक मैच्योर ड्रैगन अभी भी बचा हुआ था जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस बचे हुए मैच्योर ड्रैगन को ग्रम और सिन ने मिलकर मार गिराया था, लेकिन रैग्ना उन्हें शुक्रिया नहीं कहता है और वो फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। सिन इसी बीच ये भी नोटिस कर लेता है कि स्लाइम का साइज लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। दरअसल स्लाइम ने रास्ते के बीच में मरे हुए ड्रैगन्स की बॉडी को खाया था और वो जब भी किसी ड्रैगन की बॉडी को खाता है तब उसका साइज बढ़ जाता है और साथ ही में उसकी पावर भी। हम लोग देखते हैं कि जोरा को ये समझ में नहीं आया था कि रैग्ना ने उस मैच्योर ड्रैगन के हमले को कैसे ब्लॉक करके उसे मार दिया। जोरा को ऐसा जरूर लगता है कि उसने पहले अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन जब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था तब रैग्ना को अटैक को डॉज नहीं कर पाना था। इसीलिए उसे लगता है कि रैग्ना शक्तिशाली होते जा रहा है और उसे रैग्ना के ऊपर धीरे धीरे करके शक बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे आइजक हिप्नोटाइज हुए सिविलियंस को बाहर लेके आ जाता है और वो सभी उन इंसानों के ऊपर गोलियां चला के उन्हें मार रहे थे जिनको जोरा कंट्रोल कर रही थी। जोरा को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि क्रॉप्स सिविलियन का इस्तेमाल क्यों कर रही है, लेकिन जब जोरा उन लोगों की आंखें और उनके हाथों में गन्स को देखती है तो फिर उसको ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और वो उस बारे में सोचता है जब उन लोगों ने टिया के ऊपर जोरदार हमला किया था और उस हमले के बीच में इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था कि सिविलियंस का ब्रेन वॉश करके उन्हें प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया था और जोरा को इस बात के ऊपर पक्का यकीन था कि स्टालिया ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसी टाइम पे हम लोग क्रिम्सन को देखते
देखते हैं जो कि फूसी के ऊपर गोली चला देती है और फूसी के ऊपर भी सिल्वर का बिल्कुल वैसा ही असर होगा जैसा किसी ड्रैगन के ऊपर होता है, क्योंकि फूसी ड्रैगन से मिली हुई एनर्जी को ही यूज करता है मैजिक के तौर पे। इसीलिए क्रिम्सन जब उसके ऊपर सिल्वर की बुलेट चलाती है तब उसका एक हाथ जम जाता है। फूसी क्रिम्सन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल क्रिम्सन मैजिक सर्कल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था, इसीलिए उसने फूसी को घायल कर दिया ताकि वो उसके ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन अभी भी सर्कल को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत थी, इसीलिए क्रिम्सन ये प्लान करता है कि वो सिविलियंस को अपने साथ लेके नहीं जाएगा और वो सिर्फ बचे कुछ लोगों को ही अपने साथ लेके जाएगा। और सिविलियन पहले से ही ब्रेन वॉश्ड थे, इसलिए उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। हालांकि फूसी को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उसके खुद के ही टीम के मेंबर भाई क्रिम्सन के साथ मिल चुके थे। फूसी क्रिम्सन से पूछता है कि उसने इन लोगों के साथ क्या किया है। इस पे क्रिम्सन आगे से साफ करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इस पे फूसी आगे से कहता है कि जैसा कि कमांडर ने कहा था तुम खून में डूबे हुए हो। इस पे क्रिम्सन फूसी से कहता है कि वो गलत है। इस टालिया ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से गेस किया है और उसने लॉजिकली तरीके से जवाब दिया। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने लोगों से क्या कहती, लेकिन ज्यादातर लोग उसे फॉलो न करते। इसीलिए स्टालिया ने उन लोगों को पर्पस दिया, यानी कि मकसद। उसने उन लोगों को ये मकसद दिया कि उन्हें नॉर्मल सिविलियंस की जिंदगी बचानी है, इसीलिए वो लोग मरते दम तक फाइट कर रहे हैं। लेकिन बैटल के दौरान स्टालिया ने अपने कई सारे लोगों को खो दिया है, इसलिए अब उनके पास और ज्यादा पर्पस नहीं बचा है। इविल का मतलब ये होता है कि ज्यादा जरूरी लोगों को बर्बाद कर देना फालतू लोगों को बचाने के लिए, जैसे कि बाहर सोल्जर्स का मरना सिर्फ बेकार सिविलियंस को बचाने के लिए। इसीलिए सिविलियंस को खुद से नफरत होने लगी और उन लोगों ने फैसला किया वो खुद जाके फाइट करेंगे। दरअसल क्रिम्सन यहाँ पे फूसी को फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फूसी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि फूसी एक जादूगर है और साथ ही में वो मैजिक सर्कल को ही एक्टिवेट कर सकता है। इसीलिए क्रिम्सन उसके साथ दोस्ती करना चाहता था और क्रिम्सन के साथ दोस्ती करने का मतलब ये था उसकी गुलामी करना। जोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिविलियंस मैदान में क्यों उतर चुके हैं और साथ ही में उसे रैग्ना के ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा था, क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा अजीब थी और वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या उसे कामुई को यहाँ पे बुला लेना चाहिए। लेकिन अगर जोरा कामुई को यहाँ पे बुला लेता है तो फिर उसे अल्टीमेटिया की चिंता होने लगती है कि अगर अल्टीमेटिया को फिर से किसी अलग डायमेंशन के अंदर खींच लिया गया तो फिर वो पक्का मारी जाएगी, क्योंकि अभी तक जोरा को पक्का यकीन नहीं था कि ये रीपर ही है। और साथ ही में रैग्ना के कई सारे दोस्त भी हो सकते हैं जो कि अल्टीमेटिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए जोरा चाह के भी कामुई को यहाँ पे नहीं बुला सकता था। और क्रिम्सन को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था कि जोरा कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। उसी टाइम पे हम लोग डीमन गर्ल्स में से किसी एक को देखते हैं जो कि आसमान में फाइट कर रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर मिच्योर ड्रैगन हमला कर देता है। जिसके अगले सीन में हम लोग स्टालिया की साइड को देखते हैं, जहाँ पे क्रिस ने अभी भी स्टालिया को उठा रखा था और वो सभी लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। उनके रास्ते के बीच में कई सारे ड्रैगन्स तो आ रहे थे, लेकिन वो सभी उनका मुकाबला करते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। इधर हम देखते हैं कि जिस मिस्टर ड्रैगन ने ग्रेया के ऊपर हमला किया था वो तो मारा गया था और ग्रेया को कुछ भी नहीं हुआ था। उसी टाइम पे वहाँ पे 3 छोटे ड्रैगन आते हैं जो कि ग्रेया के ऊपर हमला तो करते हैं, लेकिन ग्रेया उल्टा उन्हें ही खाने लगती है। तभी वहाँ पे हैसला भी आ जाती है ग्रेया को ढूंढते हुए। इसके बाद ग्रेया हैसला को मीट खाने को देती है और वो दोनों जैसे ही उस ड्रैगन का ब्लड पीते हैं तो फिर उनके अंदर एनर्जी फिर से आ जाती है। दरअसल ये दोनों आधे इंसान और आधे ड्रैगन हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्हें बनाया गया है। खैर उसी टाइम पे हम लोग क्रिम्सन और फूसी को देखते हैं तो वो दोनों भाई एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। क्रिम्सन फूसी से कहता है कि तुम मुझे औरत समझते हो ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि प्यार के लिए किसी को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं, इसीलिए प्यार बेमिसाल है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया मुझे प्यार करे। और क्रिम्सन फूसी की तरफ इशारा करके कहता है कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं चाहिए, बस तुम्हें मुझे प्यार करो क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। दरअसल क्रिम्सन के किस करने की वजह से क्रिम्सन का मैजिक फूसी की बॉडी के अंदर घूमने लगा था, जो कि उसके ब्लड से भी मिल चुका था और फूसी के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे क्रिम्सन का एकदम वफादार सर्वेंट बनना है। फूसी के ऊपर धीरे धीरे करके मैजिक का असर होने लगा था, लेकिन उसी टाइम पे मजोरका जाग उठती है जो कि फूसी से कहती है बड़े भाई हमें हाइनेस को प्रोटेक्ट करना है, न कि किसी बेवकूफ लड़के को। दरअसल फूसी और मजोरका दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों दिखने में बिल्कुल अलग लगते थे। उसी टाइम पे एक सिविलियन आगे बढ़ता है जो कि गलती से मजोरका को गोली मार देता है, जिससे मजोरका की बॉडी से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और फूसी जैसे ही अपनी बहन को ऐसी हालत में देखता है तो फिर उसके ऊपर से हिप्नोटिज्म टूट जाता है और वो फिर से आजाद हो जाता है, जिससे क्रिम्सन
क्रिम्सन का काम फिर से और ज्यादा बढ़ जाता है और फूसी क्रिम्सन से कहता है कि वो कभी भी उसके साथ काम नहीं करेगा। तो फिर क्रिम्सन को भाई अंगूठा गीला करना पड़ता है और वो फूसी को धमकी देता है कि अगर उसने उसके साथ काम नहीं किया तो फिर क्रिम्सन एक एक करके उसके टीम के सभी मेंबर्स को मार देगा। इस पे उसके टीम मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो क्रिम्सन से कहते हैं कि हमने तो एक ही साथ खाना खाया था, इतनी गद्दारी करोगे। लेकिन क्रिम्सन उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए गिनतियां गिनना शुरू कर देता है। तो फिर फूसी को उसके सामने हार माननी पड़ती है और वो उसकी बात मान जाता है। उसी टाइम पे हम लोग मजोरका को देखते हैं जो कि फिर से खड़ी हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से भी मैजिक निकलने लगता है और उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। जिससे क्रिम्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत अपने सिविलियन से कहता है कि वो मजोरका के ऊपर गोली शूट करे। लेकिन मजोरका क्रिम्सन से कहती है कि वो उससे सख्त नफरत करती है। इसके बाद वो बुलेट्स के साथ साथ क्रिम्सन और उसके सभी लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है और उन सभी को टेलीपोर्ट करने के बाद फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसी जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी बहन को चेक करता है, तब वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी टीम के मेंबर उसे रोते हुए माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वो सभी लोग बहल गए थे। इस पे फूसी उन्हें माफ कर देता है और कहता है कि जल्दी से प्लान को शुरू करो। वो लोग यहाँ से मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके खिसकने वाले थे और फूसी को भी ये नहीं पता था कि क्रिम्सन को कहाँ पे टेलीपोर्ट किया गया है। खैर हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं तो फिर उसको एक सुनसान इलाके के अंदर टेलीपोर्ट किया गया था और क्रिम्सन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मजोरका के पास ऐसी मैजिकल पावर है कि वो किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकती है। और क्रिम्सन ने जितना सोचा था ये उससे और ज्यादा अच्छी टीम है, इसीलिए क्रिम्सन को टीम के ऊपर लालच बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद हम लोग जोरा को देखते हैं और वो सारी पॉसिबिलिटीज को माप रहा था कि अगर वो यहाँ पे कामुई को बुला लेता है तो फिर उसे आने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर उसी टाइम पे वो लोग अल्टीमेटिया के ऊपर हमला कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटिया मारी भी जा सकती है। दूसरा सवाल ये भी था कि रीपर के लोग यानी कि रैग्ना की पार्टी टालिया की मदद क्यों करेंगे। लेकिन जोरा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो अपनी एबिलिटी के ऊपर ही भरोसा करता है और वो इस टालिया को मारने के लिए अपने प्लान को शुरू कर देता है। इधर हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं जहाँ पे उसे वीरान जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी और वो अधमरा हो चुका था। इसीलिए क्रिम्सन अब कुछ भी नहीं कर सकता था सिर्फ यहाँ पे पड़े रहने के अलावा। ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार ड्रैगन्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे ड्रैगन्स बढ़ने लगते हैं और वो लोग पीछे हटने लगते हैं। उसी टाइम पे क्रिस वहाँ पे भागते हुए आता है और वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंक के मारता है जो कि 2-3 ड्रैगन्स को मार गिराती है और क्रिस इसी बात का फायदा उठा के उन लोगों को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और वो साथ ही में ऑस्ट्रेलिया को अपने कंधे के ऊपर लादे हुए लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था जहाँ पे जोरा था। क्रिस अपनी टीम को समझाता है कि वो लोग यहाँ पे मरने के लिए ही आए हैं। अगर वो लोग अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे और एक ड्रैगन को मारेंगे तो फिर वो लोग ताकतवर होते जाएंगे और इसी तरह से वो लोग बिना थके सिर्फ ड्रैगन्स को मारते जाएंगे। क्रिस की बातें उन लोगों को समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी भी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी ड्रैगन्स को मारने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ग्रेया और हेस्ला भी वहाँ पे आ जाती हैं और वो दोनों टीम अप की तरह काम कर रहे थे, जहाँ पे हेस्ला अपने मुंह से सोनिक वेव्स को निकालती है जिससे ड्रैगन्स एक समय के लिए विचलित हो जाते हैं और उसी टाइम पे ग्रेया अपनी गन की मदद से उन्हें मार गिराती है और वो दोनों इसी तरह से उन लोगों का रास्ता भी साफ कर रहे थे। इससे स्टालिया और क्रिस को पता चल जाता है कि वो दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। हमें पता चलता है कि स्टालिया ने जोरा को कैसे ढूंढ के निकाला, जबकि क्रिम्सन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन क्रिम्सन ने फिर भी हल्की सी मदद कर दी थी उस एरिया को बता के जहाँ से जोरा इन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाला था। और क्योंकि टेराटेक्ट्रा और जोरा दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ कुछ ही दूरी को तय कर सकते हैं, इसीलिए जब टेराटेक्ट्रा और रैग्ना फाइट कर रहे थे तो फिर स्टालिया ने इसी चीज से अंदाजा लगा लिया कि जो जोरा है वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। और क्रिम्सन ने यह भी बताया था कि जोरा अपनी मैजिक की मदद से अपनी आंख वाले ऑर्गन्स को बढ़ा सकता है और उसकी मदद से वो करीब 2 किलोमीटर तक देख सकता है। इसलिए स्टालिया ने अपनी ऑरा को बढ़ाया और उसे पता चल गया कि जोरा कहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग जोरा को देखते हैं और उसको भी ये पता चल जाता है कि स्टालिया ने उसे ढूंढ लिया है। इसीलिए जोरा अपने ब्लड का फिर से इस्तेमाल करता है और वो इस बार अपने ब्लड का इस्तेमाल अपने ड्रैगन्स के ऊपर करता है। वो ड्रैगन्स जैसे ही जोरा के ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो ड्रैगन्स इतने ज्यादा बौखला जाते हैं कि एक ही बार में एक एक करके उन सभी क्रॉप्स मेंबर्स को नोच के खाने लगते हैं। स्टालिया को समझ में नहीं आता है कि अचानक
अचानक से इन्हें क्या हो गया और उन्होंने उन लोगों का रास्ता भी ब्लॉक कर रखा था। लेकिन उसी टाइम पे स्टालिया फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो अपने क्रॉप्स के मेंबर्स को उठा के उन सभी लोगों को पार करके निकल जाती है, जिससे उन्हें ड्रैगन्स के साथ फाइट करनी नहीं पड़ती है। जोरा को भी पता चल जाता है कि वो लोग डायरेक्ट उसी की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो खड़ा होता है और अपने हाथों से पॉइजन गैस को बाहर रिलीज करने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि स्टालिया उड़ते हुए आती है और वहां से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे जोरा को उसकी पास्ट लाइफ दिखने लगती है जब वो एक ह्यूमन हुआ करता था। उसी टाइम पे नजरीना आगे बढ़ती है और वो जोरा के ऊपर स्नीक अटैक कर देती है और वो एक ही झटके में जोरा के हाथ और उसके गले को काट देती है और उसके ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देती है। लेकिन नजरीना इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि उसने जोरा के गले को तो काट दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी बोल रहा था और जिंदा था। लेकिन नजरीना ने अपना काम कर दिया था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे स्टालिया भी आ जाती है और स्टालिया को पहले से ही पता था कि जोरा ने अपनी असली हार्ट को जमीन के अंदर दफा के रखा है। इसके बाद स्टालिया अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है और वो जोरा के हार्ट को जमीन से खींच के बाहर निकालने लगती है। जोरा भी इस बात से हैरान हो जाता है कि स्टालिया ने उसकी लोकेशन के बारे में पता कैसे लगा लिया। लेकिन उसी टाइम पे वो ड्रैगन्स जो कि पीछे छूट गए थे वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते आ रहे थे, इसीलिए बाकी क्रॉप्स उन्हें रोकने के लिए चले जाते हैं और स्टालिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते रहती है। वहीं पे जोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उसका पास्ट इतनी आसानी के साथ कैसे याद आ गया। जिस दिन से वो ड्रैगन बना था उसी दिन से उसने अपने पास्ट के बारे में पूरी तरीके से भुला दिया था। तो फिर जोरा को उसकी हाइनेस याद कैसे आ रही है, वो भी पूरी साफ साफ। हमें पता चलता है कि जोरा अपने इंसानी वक्त में एक प्रिंसेस को सर्व किया करता था जो कि डोना पियर की नई प्रिंसेस थी और उसका ये एम्बिशन था, यानी कि मकसद था कि उसे डोना पियर की अगली किंग बनना है। जोरा को समझ में आ जाता है ये सब कुछ स्टालिया की वजह से हो रहा है और उसे ये भी पता था कि स्टालिया उसकी मौत की तरह आगे बढ़ रही है। लेकिन स्टालिया से निकलती हुई चमक को देख के जोरा उसे मना नहीं कर पाता है और वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन उसी टाइम पे टेरा टेट्रा जोरा से कहता है कि जंगल की मैजिक पावर अपने आप ही बढ़ रही है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जंगल की मैजिक पावर बढ़ जाती है और वो जोरा के कंट्रोल से आजाद होके अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है और जंगल के ड्रैगन्स आगे बढ़ के जोरा के ड्रैगन्स और क्रॉप्स के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं और जोरा उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ बोर्गिस ने किया है और उसने अपनी पावर्स को फिर से रिगेन कर लिया है और बोर्गिस अब अपने जवान वाले टाइम पे ताकतवर हो चुका है, यानी कि वो जितना ताकतवर अपने जवानी वाले टाइम पे था अब वो फिर से उतना ही ताकतवर हो गया है। लेकिन जोरा के लिए ये अच्छी बात थी क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसी टाइम पे हम लोग रैगना को देखते हैं और वो अभी भी पागलों की तरह ड्रैगन्स को मारते हुए जा रहा था और वो चिल्ला के कहता है कि सिन और ग्रम को दखल देने की जरूरत नहीं है, वो उन दोनों की रक्षा करेगा। और वो तीनों ही बौखला चुके थे और पागलों की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे रैगना की नजर टेरा टेट्रा के ऊपर पड़ती है और वो इन तीनों के ऊपर अपनी कैनन को तान देता है, जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर शूट करता है और जंगल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। टेरा टेट्रा आगे से कहता है कि डायरेक्ट हिट उन्हें ही लगी है, वो पक्का मारे गए होंगे। और टेरा टेट्रा को यकीन हो चुका था कि रैगना रीपर नहीं है क्योंकि वो लोग इतने ताकतवर बैटल को उसके खिलाफ जीत ही ना पाते और वो जल्द ही मारे जाते हैं। खैर उसी टाइम पे जंगल भी शांत हो जाता है। फिर जोरा स्टालिया के ऊपर नजर डालता है, तब वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी लेकिन वो मरी नहीं थी। लेकिन जोरा ना टेरा टेट्रा से झूठ कह देता है कि स्टालिया मर चुकी है, यानी कि वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। स्टालिया की टेक्निक अभी भी उसके ऊपर काम कर रही थी। फिर जोरा जमीन से बाहर निकलता है और वो स्टालिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जोरा जब भी स्टालिया को देखता था तब उसे उसकी हाइनेस के बारे में याद आता था। इसीलिए जोरा स्टालिया को ड्रैगन ब्लड लाइन के अंदर शामिल करना चाहता था। हमें जोरा की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे जोरा अपनी हाइनेस को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसने ये मान लिया था कि वो अपनी हाइनेस के लिए अपनी जान भी दे सकता है और साथ ही में वो अपने सबोर्डिनेट के साथ ये सब कुछ करना भी चाहता था। लेकिन एक दिन ड्रैगन्स ने उनकी सिटी के ऊपर हमला कर दिया और कामुई ने अपने हाथों से हाइनेस का गला काट दिया। इसके बाद सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो गया और जोरा भी एक ड्रैगन में बदल गया। और अभी का बैटल जो कि इन दोनों के बीच में हो रहा था ये बिल्कुल जोरा की पास्ट लाइफ की तरह था। इसीलिए जोरा नीचे झुक के स्टालिया को उसके सोल्जर्स और उसकी कुर्बानी के लिए सल्यूट करता है। हम देखते हैं क्रिम्सन ने स्टालिया को पहले ही जोरा की पास्ट लाइफ के बारे में बता दिया था और उसने स्टालिया को प्रिंसेस लुकाशिया के बारे में बताया था जो कि जोरा की हाइनेस थी। इसीलिए क्रिम्सन स्टालिया से कहता है कि वो कभी भी गिव अप ना करे, कभी भी बाजी पलट सकती है। जोरा स्टालिया से कहता है कि उसकी चमक कभी भी कम नहीं होगी और वो जरूर अल्टीमीडिया से रिक्वेस्ट करके स्टालिया को खुद के जैसा बना देगा। लेकिन उसी टाइम पे स्टालिया उसे कहती है क्या तुम्हें
पता है कि मैं इतनी जोरों से क्यों चमकती हूँ, क्योंकि सिल्वर नाइट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, इसीलिए मैं इतनी जोरों से चमकती हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाली हूँ। जिसके बाद इस टालिया वहाँ पे सोलो डोमेन का इस्तेमाल करती है और वो जोरा को उसी के अंदर कैद कर लेती है। इस टालिया की डोमेन इतने औरा से बनी हुई थी कि जोरा उसे भाग नहीं सकता था। इस टालिया जोरा से कहती है कि वो एक वॉरियर की तरह तो जोरा की तरह हार गई, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, उसके पास और भी कुछ है। उसी टाइम पे इस टालिया वहाँ पे सिल्वर की एक शॉट ले आती है जो कि डायरेक्ट जोरा के दिल के अंदर घुसती है और वो पेड़ से तन जाता है। इसके बाद देखते ही देखते जोरा वहाँ पे जम जाता है, लेकिन जोरा अभी भी मरा नहीं था और वो स्टालिया से कहता है क्या तुम्हारा हो गया और तुम इतना ही कर सकती हो। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्टालिया के भाई टीम मेंबर्स आते हैं जो कि स्टालिया को लेके वहाँ से भागने लगते हैं और वो जोरा से कहते हैं कि स्टालिया यहाँ पे एक ऑनर की मौत मरेगी, न कि तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर बनेगी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि क्रिस भी आगे बढ़ता है जो कि उस वेपन को जोरा के दिल से बाहर निकाल लेता है, जिससे वो बर्फ तो टूट जाती है, लेकिन जोरा अभी भी पूरी तरीके से नहीं मरा था। हम लोग देखते हैं कि स्टालिया उन लोगों से कहती है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो लोग यहाँ पे लड़ना बंद कर दे और वो सभी लोग फिर से बेस की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद स्टालिया वहाँ पे अपनी पावर्स को फिर से इकट्ठा करती है और उन सभी पावर्स को क्रिस के पास भेज देती है और उस वेपन के अंदर डाल देती है और उन लोगों का अगला टारगेट टेरा टेक्ट्रा होने वाला था। इसके बाद क्रिस उस वेपन के अंदर अपनी स्टालिया सबकी पावर्स को मिला के टेरा टेक्ट्रा की तरफ फेंक देता है। जोरा टेरा टेक्ट्रा से कहता है कि वो जल्दी वहाँ से हटे, नहीं तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन टेरा टेक्ट्रा के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो आगे से अपनी मेगा कैनन का यूज करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे सिल्वर के भी टुकड़े उड़ रहे थे। धमाके की वजह से जो स्पिरिट किसने वहां पे टेरा टेट्रा के ऊपर फेंका था वो उसे अलग होकर साइड में चला जाता है, लेकिन उसी टाइम पे रैग्ना आगे बढ़ता है जो कि स्पीयर को पकड़ लेता है। टेरा टेट्रा ये देखते ही रैग्ना के ऊपर अपनी कैनन शूट करता है। दूसरी तरफ से रैग्ना स्पीयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके टेरा टेट्रा के ऊपर हमला करता है और वो एनर्जी बीम टेरा टेट्रा को चीरते हुए पार निकल जाती है, लेकिन रैग्ना को पहले से ही पता था कि टेरा टेट्रा ने खुद को जानबूझ के वहाँ पे उड़ा लिया था। जोरा रोते गाते हुए टेरा टेट्रा से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको तो लगा था कि टेरा टेक्ट्रा मारा गया है, लेकिन टेरा टेक्ट्रा जोरा को भी बताता है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है और कुछ ही देर में वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होगा और टेरा टेक्ट्रा इसी के साथ मारा जाएगा। टेरा टेक्ट्रा इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो यहाँ पे मरने से बच जाएगा, इसीलिए एक वॉरियर होने के तौर पे वो अपना कर्तव्य जरूर पूरा करेगा। जोरा खुद को कोसते हुए कहता है कि ये उसकी गलती है, उसे टेरा टेक्ट्रा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन टेरा टेक्ट्रा उसे कहता है कि उसकी गलती नहीं है, वो लुकासिया को एक वॉरियर की तरह प्यार करता था और वहीं पे जोरा उसे एक वुमन की तरह। वो दोनों ही सोल्जर्स थे, लेकिन कभी भी टेरा टेक्टर ने जोरा को अपने दिल के अंदर से नहीं अपनाया था, इसीलिए वो हमेशा उससे थोड़ा सा अलग ही रहता था। लेकिन एक वॉरियर होने के तौर पे उन दोनों को अपने कर्तव्य को पूरा करना है, इसीलिए टेरा टेक्टर यहाँ पे खुद को उड़ाने वाला है। जोरा को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वो टेरा टेक्टर से कहता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे अल्टीमीडिया को सपने को सच करने के लिए। जिसके बाद वो कौवा बन के वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। फिर टेरा टेट्रा खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है और उसके धमाका करने की वजह से वो पूरा धमाका लेस के अंदर फैल चुका था और वो लेस के बेस को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन रैग्ना जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपनी सिल्वर पावर का यूज करते हुए धमाके को रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि जो मैजिक सर्कल है वो डिस्ट्रॉय ना हो और वो लोग यहाँ से बच के भाग सके। लेकिन धमाके को रोकने के लिए रैग्ना की पावर्स भी काफी कम पड़ रही थी। क्लाइम भी रैग्ना की मदद करता है, लेकिन दोनों मिलके भी धमाके की फोर्स को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि रैग्ना तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन इस टालिया ने जो शॉट रैग्ना के लिए बनाई थी वो रैग्ना की पावर्स को होल्ड नहीं कर पा रही थी। इस टालिया को जैसे ही पता चलता है कि ये उसकी गलती है तो फिर वो खुद को कोसने और ठोसने लगती है कि अगर इस टालिया ने अच्छी शॉट बनाई होती तो फिर रैग्ना को ये सब कुछ सहना ना पड़ता। लेकिन इसके बाद इस टालिया उन सभी सोल्जर्स के बलिदान को याद करती है जिन्होंने अभी तक खुद की जानें गंवाई थी और वो फैसला कर लेती है कि इसका अंत ऐसे तो नहीं होगा। जिसके बाद स्टालिया अपनी एनर्जी को रैग्ना के पास भेज देती है जो कि रैग्ना के साथ मिलकर टेरा टेक्ट्रा के धमाके को रोकने की कोशिश करने लगती है और वो रैग्ना से कहती है कि वो लोग यहाँ पे गिव अप नहीं करेंगे और हर कोई यहाँ से सही सलामत वापस जाएगा। उसी टाइम पे बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो सब कुछ सही कर सके। स्टालिया और रैग्ना के पावर्स आपस में मिला देने की वजह से वो दोनों मिलकर कुछ देर के लिए तो धमाके के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं, लेकिन धमाका फिर से उनके ऊपर हावी होने लगता है और उनकी
पावर्स भी एक साथ मिला के कम पड़ने लगती हैं। लेकिन रैग्ना स्टालिया से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला है, जिससे स्टालिया को एक विजन दिखाई देता है जहाँ पे बड़ा वाला रैग्ना स्टालिया की मदद कर रहा था। जिसके बाद रैग्ना वहाँ पे अपनी सिल्वर नाइन बैटल आर्ट्स को रिलीज करता है और पावर को मर्ज करने लगता है। स्टालिया भी अपने सिल्वर नाइन ऑरा को रिलीज करती है और वो रैग्ना को बूस्ट देने लगती है, जिससे रैग्ना को भी अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है। जिसके बाद रैग्ना सिल्वर नाइन बैटल आर्ट्स को रिलीज करते हुए सामने वाली शॉट के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्वर नाइन बैटल आर्ट रिलीज होती है और वो पूरा इलाका जम चुका था। इसी तरह से रैग्ना ने टेरा टेट्रा के धमाके को ब्लॉक कर लिया था और वो लोग सक्सेसफुली खुद की जान बचा पाए थे। फिर स्टालिया रैग्ना को बता देती है कि वो रैग्ना के फ्यूचर सेल्फ से मिली थी, इससे रैग्ना को भी खुशी होती है। इसके बाद स्टालिया रैग्ना के ऊपर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है और उससे कहती है कि वो दोनों यहाँ से अलग होने के बावजूद फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे और ये एक वादा है। इसके बाद वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और रैग्ना अल्टीमेटिया को शुक्रिया कहता है उसके साथ जिंदा रहने के लिए, जिसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि स्टालिया को भी होश आ चुका था और इधर फूसी ने भी अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर लिया था और वो लोग यहाँ से अब टेलीपोर्ट हो सकते थे। उसी टाइम पे रैग्ना की बॉडी ग्लो करने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो टेलीपोर्ट होने वाला था, लेकिन स्लाइम की बॉडी नहीं ग्लो कर रही थी, यानी कि वो टेलीपोर्ट नहीं होगा। इधर हम लोग देखते हैं कि स्टालिया और बाकी सभी लोग मिलके खुशियां मना ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे बिजली की रफ्तार से कामुई आता है, जो कि एक ही झटके में स्टालिया की गर्दन काट देता है और उसको मार देता है। और ग्रेया के पास होने की वजह से वो भी बेचारी इसी चक्कर में मारी जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर कामुई स्टालिया के सर को उसके धड़ के ऊपर रख देता है और रैग्ना के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन रैग्ना अपनी लिमिट पे पहुंच चुका था और वो दोबारा नहीं उठ पा रहा था। कामुई रैग्ना से कहता है कि वो उसके सामने खड़ा है, इसीलिए रैग्ना को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो कामुई के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ सके। कामुई जैसे ही रैग्ना को मारने के लिए यहाँ से जा चुका था तो फिर अल्टीमेटिया के मन के अंदर से रैग्ना का डर निकल जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें क्लॉ मोनार्च के बारे में बताया जाता है जिनके पास ब्लड लाइन नहीं होती है। उनका मोनार्च उन्हें कॉम्बैक्ट आर्ट्स देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान है या फिर ड्रैगन। जब उनके फॉलोअर्स अपनी लिमिट में पहुंच जाते थे तब उनका मोनार्च उन्हें डिमोनिक वेपन्स देता था। इस तरह के यहाँ पे 8 वेपन्स थे और जो लोग इन्हें होल्ड करते थे, जो इन्हें होल्ड करा करते थे, उन्हें क्लॉ ब्लड लाइन कहा जाता था। 8 वॉरियर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, भले ही वो लोग खून से सगे नहीं थे, लेकिन वो अपनी कॉम्बैक्ट आर्ट्स की वजह से सगे थे। लेकिन उनमें से 8 के 8 को मार दिया गया और उनकी डिमोनिक शॉर्ट्स को चोरी कर लिया गया और उनको चोरी करने वाला कामुई था, जो कि उस टाइम पे इंसान हुआ करता था। इसीलिए क्रिम्सन रैग्ना से कहती है कि उसे कामुई से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामुई पूरी तरीके से दहशत में डूबा हुआ है और कामुई ने मार्शल आर्ट्स की लिमिट्स को सरपास कर दिया है। इसीलिए उन लोगों को कामुई के साथ तभी फाइट करनी चाहिए जब वो लोग मिलके अल्टीमेटिया को मार देंगे। और जब रैग्ना कामुई का सामना करता है तब उसे यकीन हो जाता है कि क्रिम्सन ने कामुई के बारे में जो कुछ भी कहा था वो पूरा सच है। रैग्ना कामुई से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से कामुई उसे धोते हुए जा रहा था। रैग्ना अपनी सिल्वर नाइन बैटल आर्ट्स का यूज करते हुए कामुई को एक बार तो मार देता है, लेकिन कामुई तुरंत अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है और इस बार उसकी शेप भी चेंज हो गई थी और वो रैग्ना को फिर से हरा देता है। रैग्ना वहाँ पे सिल्वर नाइन बैटल आर्ट का यूज करके एक स्वॉर्ड बना लेता है और कामुई के ऊपर हमला करता है, लेकिन कामुई उसे बार बार हराते जा रहा था। रैग्ना इसी तरह से बार बार अपनी सिल्वर नाइन बैटल आर्ट्स का यूज करते हुए हर तरह की मूव को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन रैग्ना जब भी कामुई की बॉडी को डिस्ट्रॉय करता, कामुई फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता। अगली बार में कामुई अपना वेपन भी साथ में ले आता है, लेकिन उसे वेपन का यूज करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि रैग्ना थक जाने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी उसका कहना नहीं सुन रही थी। कामुई रैग्ना से कहता है कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा मजेदार नहीं थी। जब रैग्ना की आंखें खुलती हैं तब उसके सामने स्टालिया खड़ी थी और वो दोनों किसी अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे। रैग्ना स्टालिया को जैसे ही जिंदा देखता है तो वो उसके काफी करीब चला जाता है, इसीलिए स्टालिया शर्मा के उसे उठा के पटक देती है और उसे कहती है कि मुझे डायरेक्टली बुलाना है तो फिर लिया कहो। जब रैग्ना उसको लिया कह के बुलाता है तब उल्टा वही शर्मा जाती है। इसके बाद स्टालिया और रैग्ना के बीच में बातें होती हैं स्टालिया की टीम को लेके कि उसकी टीम का हर एक मेंबर अपने आप में ही निराला है और शक्तिशाली है, लेकिन स्टालिया को अब फैसला की चिंता हो रही है क्योंकि वो अब से अकेली होने वाली है। थोड़ी दूर आने के बाद स्टालिया रैग्ना
से कहती है कि अब उन्हें यहाँ से अलग होना पड़ेगा। स्टालिया और रैग्ना को सिल्वर कॉमेट के बारे में बताती है, जिससे ही सारे सिल्वर की उत्पत्ति हुई है। और स्टालिया रैग्ना से वादा करती है कि वो रैग्ना के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाएगी जिसके अंदर वो अपनी आत्मा और जुनून सब कुछ डाल देगी, और वो स्वॉर्ड रैग्ना के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होगी। जिसके बाद स्टालिया उसको वहाँ से अलग कर देती है और असली दुनिया में भेज देती है, और रैग्ना से वादा लेती है कि उसे सभी का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर जब रैग्ना को होश आता है तब वो बिल्कुल अलग जगह पे था और बाकी सभी मेंबर्स घायल हालात में उसके आसपास पड़े हुए थे। हम लोग स्लाइम को देखते हैं जो कि बाहर क्रम और बाकी सभी लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था कि वो लोग कब तक इस तरह से उदास रहेंगे। स्लाइम जैसे ही रैग्ना को देखता है तो वो उसे चिपक जाता है और काफी खुश हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे आइजैक आता है जो कि रैग्ना को बताना शुरू करता है कि उन लोगों ने रे से सक्सेसफुली टेलीपोर्ट कर लिया था और वो अपने साथ क्रॉप्स के मेंबर और सिविलियंस को भी लेके आए थे। लेकिन जहाँ पे ये लोग टेलीपोर्ट हुए थे वहाँ पे खाने की काफी ज्यादा कमी हो रही थी, इसीलिए सिविलियंस कंप्लेन कर रहे थे और कहते हैं कि उन्हें क्रॉप्स को फॉलो नहीं करना चाहिए था। लेकिन रैग्ना को आइजैक की चिंता हो रही थी, जिसपे आइजैक खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो आगे से चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन वो स्टालिया के जाने के बाद से ये सब कुछ छोड़ भी नहीं सकता है। रैग्ना उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे महसूस होता है कि स्टालिया अभी भी, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक सोलारियन आती है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल अल्टीमेटिया की तरह थी। इसीलिए रैग्ना अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसके ऊपर एक पंच मार के उसे एक ही झटके में मार गिराता है। आइजैक रैग्ना को समझाने की कोशिश करता है कि ये अल्टीमेटिया नहीं है, ये सोलारियंस है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी सोलारियंस आते हैं जो कि बिल्कुल अल्टीमेटिया की तरह ही टाइम को कंट्रोल करने वाले मैजिक का यूज करते हैं और वो समय को रोक देते हैं। सभी सोलारियंस रैग्ना और अल्टीमेटिया के बैटल के बारे में बात करने लगे थे और वो सभी ये भी बात कर रहे थे कि जो मारी गई है उसकी जगह कौन लेगा। जिसके बाद एक सोलारियन जब अपना चेहरा दिखाती है तब उसकी शक्ल भी अल्टीमेटिया की तरह थी, लेकिन वहाँ पे जब सारे सोलारियंस अपना चेहरा दिखाते हैं तब उन सभी की शक्ल बिल्कुल अल्टीमेटिया की तरह थी। लेकिन ये सभी अल्टीमेटिया नहीं है, ये सोलारियन चर्च की ड्रैगन स्लेयर हैं और इन सभी के पास टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। आइजैक जल्दी से आगे बढ़ता है और वो उन लोगों से माफी मांगने लगता है रैग्ना की जगह पे और उनसे कहता है कि अगर उन्हें रैग्ना को सजा देनी है तो फिर आइजैक उस सजा को ले सकता है। हम लोग रैग्ना को देखते हैं जो कि अल्टीमेटिया से इतनी गहरी नफरत करता था कि जब वो सोलारियंस को अल्टीमेटिया की तरह देखता है तब उसे उल्टी आ जाती है। रैग्ना सोलारियन से रिक्वेस्ट करता है कि उसने जिसे अभी मारा था उसको फिर से जिंदा कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग अपनी एबिलिटी के साथ ऐसा कर सकती थी। लेकिन वो सब जब आगे से मना करती हैं तो रैग्ना उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे जिंदा नहीं किया तो रैग्ना उनमें से हर किसी को मार देगा, जिसपे वो सोलारियंस उसकी बात मान जाती हैं और उस लड़की को फिर से जिंदा कर देती हैं। लेकिन जब वो लड़की फिर से जिंदा होती है तब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मर चुकी है और वो अपनी जगह चेंज कर लेती है। आइजैक को समझ में आ जाता है कि स्टालिया इसीलिए सोलारियन चर्च को नहीं ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे सबके सब साइको हैं। जिसके बाद वो सभी लोग एक जगह पे बैठ के बातें करने लगते हैं और ये लोग जहाँ पे रुके हुए थे इस जगह को बैरियर ने प्रोटेक्ट करके रखा है, यहाँ पे ड्रैगन्स नहीं आ सकते हैं। सोलारियन वाले रैग्ना को बताते हैं कि वो लोग मुश्किल से ही उसकी जान बचा पाए थे, क्योंकि वो लोग जब भी अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश करते तब रैग्ना की बॉडी उसे रजिस्ट करने लगती और वो बिल्कुल जमा देती, क्योंकि रैग्ना के ऊपर मैजिक का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, क्योंकि रैग्ना की बॉडी अपने आप में ही एक सिल्वर की स्वॉर्ड है और सिल्वर के ऊपर मैजिक का असर नहीं होता है। उसी टाइम पे वहाँ पे नजरीना चाय लेके आती है, जिसको देख के आइजैक को चिढ़ होती है और रैग्ना हैरान हो जाता है। सोलारियन वाले उन्हें बताते हैं कि नजरीना उनकी चर्च की एक मेंबर है और उसको ये काम दिया गया था कि वो स्टालिया को चर्च के अंदर कैसे न तैसे ज्वाइन करवा ले, क्योंकि सोलारियन चर्च को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनके पास पोटेंशियल होता है। और जब स्टालिया पैदा हुई थी तब उन्हें इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन लोगों ने नजरीना को वहाँ पे भेजा था। लेकिन स्टालिया को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, नहीं तो वो नजरीना को कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं करती। जिसके बाद सोलारियन चर्च वाले मुद्दे की बात पे आते हैं। वो लोग रैग्ना से कहते हैं कि स्टालिया उनके चर्च को ज्वाइन करने वाले थे, जिसके बदले में सोलारियन चर्च वाले और उसके जितने भी रेफ्यूजी थे उनको शेल्टर देने वाले थे। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि स्टालिया मारी गई है, इसीलिए अब उसकी जगह पे रैग्ना को सोलारियन चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी सोलारियन चर्च स्टालिया के कैंप को अपने अंदर रेफ्यूजी देगा। उसी टाइम पे कीमेरा भी रैग्ना को अपने पास बुला रही थी। रैग्ना उन लोगों से कहता है कि अगर उन्होंने मदद की होती तो फिर आज इतने लोगों की जाने न जाती, लेकिन सोलारियन चर्च वाले आगे से कहते हैं कि उन्हें इस बात का प्रूफ चाहिए था कि स्टालिया के अंदर वो काबिलियत है जो कि एक गॉड द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए वो लोग रुके ये देखना चाहते थे कि स्टालिया के अंदर वो काबिलियत है भी या नहीं।
रैग्ना इस बात से गुस्से में आ जाता है और वो उन लोगों से साफ मना कर देता है कि वो उनके चर्च वर्च को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन रेफ्यूजी की मदद करने के बदले में वो सोलारियन चर्च के शैतान यानी कि अल्टीमेटिया को मार देगा। इतना कहने के बाद रैग्ना वहाँ से चला आता है। आइजैक उसके पीछे आता है और उससे माफी मांगता है कि उसने रैग्ना को सौदा करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन रैग्ना को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। आइजैक उससे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रहा है, तो फिर रैग्ना आगे से कहता है कि पॉटी करने, जिसके बाद रैग्ना चलते चलते क्रिम्जन के पास आ जाता है। क्रिम्जन की टेक्नोलॉजी की वजह से रैग्ना की बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुकी थी। क्रिम्जन का बेस जो कि पिछली लड़ाई के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था वो अपने आप ही ठीक हो गया था और क्रिम्जन ने अपने नए बेस को मून के सरफेस के ऊपर बनाया था। हालांकि क्रिम्जन को भी इस बात का काफी दुख था कि स्टालिया मारी गई है, लेकिन वो लोग अपने मिशन को यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। क्रिम्जन रैग्ना को बताती है कि वो यहाँ पे अगले 3 सालों के लिए फोर्स को इकट्ठा करने वाली है, जिनके पास रैग्ना की बनाई गई सिल्वर सॉर्ड्स और वेपन होंगे, जिसके बाद वो लोग अल्टीमेटिया का शिकार करेंगे, लेकिन तब तक के लिए वो लोग छुप के रहेंगे। लेकिन रैग्ना को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि रैग्ना को ऐसा फील हो रहा था कि स्टालिया अभी भी जिंदा है और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाना चाहता था। लेकिन क्रिम्जन इस बात के लिए इनकार कर रही थी, क्योंकि अगर एक बार किसी इंसान का सर कट जाए तो वो दोबारा जिंदा नहीं होते हैं। लेकिन रैग्ना को बार बार फील हो रहा था कि स्टालिया अभी भी जिंदा है, इसलिए उनका बैटल अभी तक खत्म नहीं हुआ था और रैग्ना फिर से लड़ाई करना चाहता था। और वैसे भी वहाँ पे अभी अल्टीमेटिया और कामुई दोनों होंगे और वो लोग दोनों का सामना एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्रिम्जन रैग्ना को फिर से समझाती है कि वो यहाँ पे रैग्ना के साथ एक आर्मी खड़ी करना चाहती है। आर्मी के अंदर अगर स्टालिया होती तो ये अच्छी बात थी, लेकिन क्रिम्जन रैग्ना को नहीं खो सकती है, क्योंकि ये उसके मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन रैग्ना को ऐसा लगता है कि वो श्रापित है तो फिर नहीं मरेगा। इस पे क्रिम्जन बताती है कि ये कोई श्राप नहीं है, बस ये रैग्ना की किस्मत है कि वो हर बार जिंदा बच जाता है, लेकिन उसका लक किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा और वो भी मारा जा सकता है। जिस पे रैग्ना हंसता है और अब रैग्ना को समझ में आ जाता है कि वो किस लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो मरना चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि हर कोई जिंदा रह सके और सभी एक साथ रहें। जिसके बाद रैग्ना को क्रिम्जन की मदद नहीं चाहिए थी। रैग्ना क्रिम्जन से कहता है कि रैग्ना को फिर से सरफेस पे भेज दिया जाए, जिसके बाद वो सभी लोगों को लेगा और अल्टीमेटिया और कामुई के ऊपर हमला कर देगा। उसी टाइम पे गोलेम कहता है कि रैग्ना सभी लोगों को फिर से उसी नेक्र में भेजने वाला है जिससे वो सभी लोग अभी बाहर निकले हैं। लेकिन रैग्ना को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये उनका फैसला होगा कि वो लोग जाना चाहते हैं या नहीं। जिसके बाद वो क्रिम्जन से कहता है कि उसे फिर से अर्थ पे भेज दिया जाए। इस बात से क्रिम्जन भी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि रैग्ना एक मेडियोक्योर है, यानी कि साधारण सा जो बस मरना चाहता है, लेकिन अब रैग्ना पूरी तरीके से बदल चुका है। जिसके बाद क्रिम्जन रैग्ना को वहाँ से जाने देती है और उसे कहती है कि उसे पछतावा होगा। लेकिन रैग्ना जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है तो उसके दिल में कुछ होता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि रैग्ना ने जहर पिया था और उसने ये कसम खाई थी कि वो क्रिम्जन को कभी भी धोखा नहीं देगा, और अगर वो धोखा देता है तो फिर रैग्ना मारा जाएगा जहर की वजह से। लेकिन क्रिम्जन को कौन सा रैग्ना से लगाव था? क्रिम्जन को तो बस रैग्ना की सिल्वर एंड बैटल आर्ट्स चाहिए थी, जिसके लिए उसे सिर्फ खून की जरूरत है, न कि रैग्ना की। और शायद क्रिम्जन रैग्ना को एक ज़ॉम्बी की तरह यूज कर सकती है। लेकिन क्रिम्जन इस बात से खुश हो ही रहा था कि रैग्ना फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि रैग्ना की बॉडी आधी शॉर्ट से बनी हुई है, इसीलिए रैग्ना के ऊपर जहर का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, बल हल्के से चक्कर आए थे। लेकिन क्रिम्जन को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पॉइजन बहुत ज्यादा जहरीला था और वो रैग्ना से चीखते चिल्लाते हुए सवाल पूछ रहा था। जिसपे रैग्ना उसके सर के ऊपर अपना हाथ मारता है तो वो घूमते हुए पीछे जाके गिरता है और उसका मुंह फट जाता है, क्योंकि रैग्ना ने थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगा दी थी। उसी टाइम पे कीमेरा रैग्ना के ऊपर हमला करती है, लेकिन रैग्ना उसे आसानी के साथ संभाल लेता है। रैग्ना क्रिम्जन से कहता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब रैग्ना ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर उसका दिल नहीं था। रैग्ना उससे पूछता है कि उसका दिल कहाँ पे है, और जब सभी लोग वहाँ पे ड्रैगन्स के साथ फाइट करने के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार थे, लेकिन क्रिम्जन डर रहा था और वो अगली बार कह के टाल रहा था। इसीलिए रैग्ना क्रिम्जन से पूछता है कि अगर वो इतना ही ज्यादा डरपोक है तो फिर वो सारी ड्रैगन ब्लड लाइन को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा और उन्हें कैसे जड़ से मिटाएगा। जिसपे क्रिम्जन कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और वो रैग्ना को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, और क्रिम्जन ने अपने सारे रिश्ते रैग्ना के साथ अब तोड़ लिए हैं। जब रैग्ना अर्थ के पास वापस आता है तब बाकी लोगों को भी इस
स्टालिया की एनर्जी महसूस हो रही थी। इसीलिए वो सभी फैसला करते हैं कि वो फिर से स्टालिया को बचाने के लिए जाएंगे। उसी टाइम पे हम लोग कामुई को देखते हैं, जिसके पास स्टालिया थी, और क्योंकि कामुई ने तुरंत स्टालिया के सर को जोड़ दिया था, इसलिए वो अभी तक जिंदा थी। लेकिन कामुई ने स्टालिया के गले के ऊपर एक मार्क लगा दिया था, जिससे वो कैपिटल को छोड़ के नहीं जा सकती है। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो ये मार्क अपने आप एक्टिवेट होके उसे मार देगा। कामुई स्टालिया को बताता है कि उसे रैग्ना के साथ फाइट करके काफी मजा आया था। रैग्ना के पास ऐसी ताकत है जो कि सभी हदों को पार कर चुकी है, और उसने टेरा टेट्रा के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी रोक दिया था। लेकिन बिना स्टालिया की सपोर्ट के रैग्ना उसे रोक नहीं पाता। इसीलिए कामुई चाहता था कि स्टालिया रैग्ना के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाए जो कि कामुई के क्लॉ वेपन को आसानी के साथ झेल सके और रैग्ना पूरी ताकत के साथ उसके साथ फाइट कर सके। फिर हम लोग बोर्गिस को देखते हैं, जो कि अपने यंगर सेल्फ में आ चुका था और वो पहले से ताकतवर भी हो चुका था। बोर्गिस अल्टीमेटिया को बताता है कि जोरा की हालत बिल्कुल खराब है टेरा टेट्रा के मारे जाने की वजह से, और जब तक उसके दोषी मारे नहीं जाते हैं तब तक जोरा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग नेबुलिम को देखते हैं, जो कि भाई अलग ही काम कर रहा था, और वो पूरे कैपिटल के ऊपर एक ऐसा बैरियर बनाना चाहता था जिससे अंदर सन ना आ सके, और वो लोग दिन के टाइम में भी अपनी ताकत को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सके। और बोर्गिस किसी काम की वजह से इस जगह को छोड़ के जा रहा था, इसीलिए नेबुलिम को चिंता हो रही थी। लेकिन बोर्गिस नेबुलिम को बताता है कि जो पिछला विंग्ड मोनार्च था यानी कि क्रिम्सन, वो बहुत ज्यादा सख्त और अकड़ू था, और उसने सभी पिछले ब्लड लाइन के मेंबर्स को मार दिया था, सिर्फ बोर्गिस बचा था। लेकिन अल्टीमेटिया क्रिम्सन के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए वो नेबुलिम का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर हमें कामुई की थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे उसकी मदर ने उसे जैसे ही जन्म दिया था तो फिर वो मारी गई थी, और कई सारे लोग कामुई को मारने के लिए आते थे, लेकिन कामुई ने उन्हें ही उल्टा मार दिया और उनकी ताकत को निगल गया। इसी तरीके से कामुई लोगों को मारते गया और उनकी ताकत को हासिल करते गया। लेकिन जब उसकी मुलाकात रैग्ना से हुई तब वो रैग्ना की ताकत को देख के हैरान रह गया, क्योंकि रैग्ना की ताकत कोई ऐसी चीज थी जो कि गॉड को भी सरपास कर सकती है। इसीलिए कामुई रैग्ना के साथ लड़ना चाहता था और उसकी ताकत को हासिल करना चाहता था। स्टालिया को पता था कि जैसे ही रैग्ना यहाँ पे आएगा तो फिर उसे मार दिया जाएगा, लेकिन स्टालिया मरने से पहले रैग्ना के लिए एक ऐसी शॉट बनाना चाहती थी जो कि कामुई के क्लॉ का सामना कर सके। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से शॉट बनाने में लग जाती है। उसी टाइम पे हम लोग फूसी और आइजैक को देखते हैं, जो कि मैजिक सर्कल को चेक कर रहे थे, तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने के लिए इन लोगों को मैजिक की जरूरत थी, जिसके लिए आइजैक सोलारियंस के पास जाता है और उन्हें मैजिक देने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें बदले में रैग्ना, फूसी और मजोरका का थोड़ा सा ब्लड चाहिए था, और वो लोग उन्हें ये भी सलाह देते हैं कि ये एक सुसाइडल मिशन होने वाला है, वो लोग मारे भी जा सकते हैं। लेकिन रैग्ना को पूरा यकीन था कि वो लोग अल्टीमेटिया को मार के ही वापस आएंगे। फिर हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था। उसी टाइम पे क्रिम्सन के पास स्नेक आता है, जो कि कीमरा की पूंछ था, और वो क्रिम्सन को बताता है कि बोर्गिस ने अपनी ताकत को हासिल कर लिया है और वो फिर से अपने यंगर सेल्फ में आ चुका है। और वो क्रिम्सन को ये भी बताता है कि उसे मुंह लटका के बैठने की जगह पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, शायद से उसे इस लड़ाई के दौरान भी फायदा मिल सके। जिसपे क्रिम्सन वहाँ पे डिस्प्ले को ओपन करती है, और जब वो बैरियर को लगा हुआ देखती है तब क्रिम्सन को पता चल जाता है कि अल्टीमेटिया अपने टाइम वाली पावर को यूज नहीं कर पा रही है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो रैग्ना के साथ जाएगी, क्योंकि अगर अल्टीमेटिया अपने टाइम की पावर को यूज नहीं कर सकती है तो फिर वो यूजलेस हुई और वो इसी का फायदा उठा के उसे मार सकती है।